बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 29 है, जिसके अंदर हम सर्वलेट को मज़ीद थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो लेक्चर नंबर 29 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कोडिंग वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उसने मेन कुछ पॉइंट्स आपको समझाए हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट है जी इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। अब दोस्तों इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स कौन से होते हैं? इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स ये होते हैं कि जब आप अपने सर्वलेट को स्टार्ट करते हो तो उसको स्टार्टिंग के दौरान कुछ ऐसे पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स कहते हैं। अब इन पैरामीटर्स में जैसे आपकी लॉगिंग इन्फॉर्मेशन के, जो बंदा लॉगिन हुआ है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी DSN डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई इसमें, आपकी जो सर्वर है वो उसकी फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, आपका सर्वर कहाँ पे है, उसका नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के अंदर आती है। अब दोस्तों इनिशियलाइजेशन पैरामीटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको गेट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप init मेथड को ओवरराइड कर लो, यानी जब आप सर्वलेट क्रिएट करते हो तो सर्वलेट के अंदर ये देखो आप अपना init मेथड जो है इसको ओवरराइड कर लो। तो इसके अंदर भी जाके आप इस तरह लिखो स्ट्रिंग नेम, या आपका नेम नाम का एक वेरिएबल आपने बना लिया, उसके बाद आपने लिख दिया config.get init पैरामीटर्स, और अंदर यहाँ पे आप डबल कोट्स अंदर अपने उस पैरामीटर का नाम बताओ जो आपने गेट करना है। तो ये आपको पैरामीटर गेट करके जो है वो दे देगा। तो जो भी आपको पैरामीटर गेट करके देगा वो आप इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दीजिएगा। उसके अलावा एक है जी init मेथड के ज़रिए अपने पैरामीटर्स को जो है वो गेट करना, या फिर दूसरा किसी भी दूसरे मेथड के अंदर, यानी कोई भी आप एक मेथड बना लो और उस मेथड के अंदर सिंपली आप जाके क्या करो, सबसे पहले आप सर्वलेट कॉन्फ़िगर बनाओ, config इक्वल टू गेट सर्वलेट config, ये वाला मेथड जब आप कॉल करोगे ना तो आपके पास सर्वलेट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी इस मेथड के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने अगेन यही config.get init पैरामीटर वाला मेथड कॉल करोगे तो ये आपको जिस पैरामीटर का आप नाम बताओगे उस पैरामीटर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देगा। तो ये आप उस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करके उसे स्क्रीन पर किसी जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये सिंपल दो तरीके थे आपको इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को हासिल करने के, दो तरीके, कि या तो आप init मेथड के ज़रिए कर सकते हो या फिर आप कोई भी अदर मेथड के अंदर जाके सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन वाला जो क्लास है उसको क्रिएट कर लो, और उसको क्रिएट करने के बाद आप सिंपली कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अपने पैरामीटर्स को गेट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो है जी रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन, यानी आपके पास जो वेब सर्वर की तरफ से या सर्वलेट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को आगे रीडायरेक्ट करने के, मतलब आगे सेंड करने के दो तरीके हैं। पहला जी सेंडिंग आ स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट, मतलब आप जैसे सिंपली कि एक पेज पे खड़े हो तो दूसरे पेज पे जाने के लिए आप जो है दूसरे पेज का लिंक देते हो, आप जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो वो दूसरे पेज पे चला जाता है। तो ये कौन सा मेथड है? ये है जी सेंडिंग आ स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट। और दूसरा कौन सा होता है? सेंडिंग अ रीडायरेक्ट टू एन एरर पेज। और एक आपने देखा होगा कि एक सिंपली या कि एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम मूव करते हो तो वो आपका हो गया सेंडिंग अ स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट। और जो दूसरा, जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो आगे आपको पेज का लिंक नहीं मिलता और आगे आपको एक एरर मैसेज शो होता है, या आप एरर मैसेज शो करना चाहते हो अपने क्लाइंट को, तो उसके लिए दोस्तों आप सेंडिंग आ रीडायरेक्ट टू एन एरर मैसेज एरर पेज वाला जो है वो इस्तेमाल करोगे रीडायरेक्शन। ओके जी, तो ये दो तरह की रीडायरेक्शन होती है। तो ऊपर आपने जो रीडायरेक्शन करनी है ना, अगर डायरेक्ट रीडायरेक्शन करनी है तो उसमें आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर आप अपने दूसरे पेज के नाम दे दो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। और अगर आप एक एरर पेज शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर, ये वाला मेथड कॉल करोगे और उसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक init वैल्यू, एक आपकी इंट वैल्यू होगी और एक मैसेज होगा। इंट वैल्यू बेसिकली कि कौन सा आपने एरर दिखाना है, 404 वाला, 204 वाला या 408 वाला। ठीक है, जो 404 वाला वो है जी पेज नॉट फाउंड का एरर है, और जो 204 वाला है वो नो कंटेंट का एरर है, और जो 408 वाला वो है जी रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर है। ठीक है जी, उसके बाद मैसेज के अंदर आप कोई भी एक मैसेज जो है स्ट्रिंग के अंदर जो है पास करोगे वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो ये बेसिकली इसके तीन तरह के एरर के जो नंबर आपको मैंने दिखाए हैं ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। या आपको MCQs में ये भी आ सकता है कि SC_नॉट फाउंड कौन सा जो है नंबर होता है इसके एरर का। ठीक है, इस एरर को शो करने के लिए कौन सा नंबर होता है तो वो आप नंबर याद कर लो इसके। तो यहाँ पे इसका बस इतना ही काम था। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई कोडिंग वाली कोई बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर लेक्चर भी नहीं है। इसके लास्ट पे एक बात है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी, वो आपने याद रखनी है, जैसे कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर दोस्तों क्या होता है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये होता है कि जब आप अपने एक सर्वलेट से किसी दूसरे सर्वलेट पे अपना रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हो, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर।
अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है इंक्लूड। अब फॉरवर्ड का मतलब क्या है? फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आपने एक पेज पे खड़े होकर किसी दूसरे पेज पर अपनी रिक्वेस्ट जो है वो, अपनी रिक्वेस्ट और अपना रिस्पॉन्स जो है वो सेंड करना है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, मान लो आप सर्वलेट नंबर 1 पे खड़े हो और आपने सर्वलेट नंबर 2 को जो है वो अपनी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो इसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड। और अगर इंक्लूड कौन सा होता है? इंक्लूड ये होता है कि मान लो आपके पास एक सर्वलेट 1 है और एक सर्वलेट 2 है, आप चाहते हो सर्वलेट 1 पे खड़े होके आप सर्वलेट 2 की जो रिज़ल्ट है ना उसको भी सर्वलेट 1 पे लेके आके सर्वलेट 1 के आउटपुट के साथ मर्ज करके फिर उसे डिस्प्ले करवाओ। मतलब जिस सर्वलेट पे आप खड़े हो उस सर्वलेट की आउटपुट तो आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी ही करनी है, लेकिन आप किसी दूसरे पेज की भी आउटपुट ला के अपने साथ मर्ज करके फिर दोनों की आउटपुट एक ही जगह पे मर्ज करके आप डिस्प्ले अगर करोगे तो इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब नाम ज़ाहिर है कि दो या दो से ज़्यादा आउटपुट्स को मर्ज करके आप जो है इंक्लूड करके आप जो है वो स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हो। तो इसका प्रॉपर एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर का आगे नेक्स्ट लेक्चर के लेक्चर 30 के अंदर मैं आपको प्रॉपर इसका जो है प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी रिक्वेस्ट डिस्पैचर की कि फॉरवर्ड क्या होता है और इंक्लूड क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर यानी एक जगह से दूसरी जगह आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो ना, तो इसको रिक्वेस्ट डिस्पैचर कहते हैं। इसके अंदर फॉरवर्ड के अंदर ये होता है कि आप अपना रिक्वेस्ट और एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे सेंड करते हो फॉरवर्ड के अंदर, और इंक्लूड के अंदर किसी दूसरे की आउटपुट ला कर अपने अंदर मर्ज करके फिर आप जो है उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हो। तो ये आपका रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड हो गया। अब इसको प्रॉपरली हम जो है प्रैक्टिकल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया हुआ है आपको, जैसे कि ये देखें, एक पर्सन है, इसने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वलेट 1 को, सर्वलेट 1 ने आगे वो रिक्वेस्ट जो पर्सन 1 ने इसको सेंड की थी, इस सर्वलेट ने आगे अगर किसी दूसरे सर्वलेट को सेंड कर दी तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड, यानी सर्वलेट 1 के पास रिक्वेस्ट आई, इसने आगे वो रिक्वेस्ट सर्वलेट 2 को सेंड कर दी और सर्वलेट 2 ने फिर आगे पर्सन को रिस्पॉन्स दिया, तो इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड। और अगर मान लो कुछ ऐसे हो कि आपने यूज़र ने जो है वो सर्वलेट 1 को रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, सर्वलेट 1 ने आगे सर्वलेट 2 से रिज़ल्ट दिया, तो यानी सर्वलेट 2 ने अपना रिज़ल्ट सर्वलेट 1 को दिया, तो सर्वलेट 1 ने अपना रिज़ल्ट भी और सर्वलेट 2 ने जो उसको रिज़ल्ट दिया वो भी, दोनों का रिज़ल्ट मर्ज करके फिर सर्वलेट 1 ने जो है वो पर्सन को डिस्प्ले किया। तो ये होता है जनाब जी रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड, जिसमें सर्वलेट 1 ने अपनी भी आउटपुट और सर्वलेट 2 से आई हुई आउटपुट भी अपने साथ मर्ज करके दोनों आउटपुट जो है वो पर्सन को डिस्प्ले की हैं, यानी क्लाइंट को डिस्प्ले की हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको मेन जो इसके पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।